तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और अभी हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण पर अब तक हुए सम्मेलनों के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रामसर कन्वेंशन से या रामसर अभिसमय से, जो कि वर्ष 1971 में अपनाया गया था और यह प्रभाव में 1975 में आया था। और रामसर कन्वेंशन को आर्द्र भूमि कन्वेंशन भी कहा जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि और जल प्रवाही पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण से संबंधित अभिसमय या कन्वेंशन है। इसके अलावा ये जो कन्वेंशन है ये आर्द्र भूमियों के धारणीय या सस्टेनेबल प्रयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और पूरे दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। हुआ ये था कि ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के बगल में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रतिभागी राष्ट्रों के द्वारा आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित अभिसमय पर हस्ताक्षर किया गया था और ये 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। और अगर हम बात करें भारत में रामसर स्थलों की संख्या की, तो वर्तमान में यानी कि वर्ष 2022 में भारत में 49 रामसर स्थल हैं, क्योंकि जनवरी 2022 में 2 नए रामसर स्थल को यानी 2 आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में भारत में 49 रामसर स्थल हैं। और अगर हम बात करें कि आर्द्र भूमि क्या है, तो आर्द्र यानी गीला होता है, यानी कि ऐसा ज़मीन जो गीला हो, जो लगभग इसमें मैंग्रोव को शामिल किया जाता है, दलदल भूमि को शामिल किया जाता है, नदियों को शामिल किया जाता है, झील, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और जंगल। इसके अलावा जो चावल के बड़े बड़े खेत होते हैं उनको, प्रवाल भित्ति, समुद्री क्षेत्र जहाँ पे निम्न ज्वार 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते, इन सभी को आर्द्र भूमि में शामिल किया जाता है। इसके अलावा ये जो आर्द्र भूमि होते हैं ये ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जो कि या तो मौसमी या स्थायी रूप से जल से संतृप्त रहते हैं या भरे रहते हैं। और अगर हम बात करें कि रामसर ये जो आर्द्र भूमि होते हैं इनसे लाभ क्या होता है, तो इनसे भोजन मिलता है, हमको पानी मिलता है। इसके अलावा भूजल पुनर्भरण में सहायता करता है, ये जल शोधन में मदद करती है, बाढ़ नियंत्रण में मदद करती है, तूफानों से रक्षा करती है। अगर हम तूफान के संदर्भ में बात करें तो जो सुंदरबन डेल्टा है, ये सुंदरबन जो आर्द्र भूमि है, तो वो जो तूफानों से भी वहाँ रक्षा करता है। इसके अलावा कार्बन भंडारण का भी कार्य करता है और इसके अलावा और ये जलवायु को विनियमित करने का भी कार्य करता है आर्द्र भूमि। और अब बात करें कि आर्द्र भूमियों को खतरा किस किस से है, तो उसमें शामिल है शहरीकरण और मानव जनित गतिविधियाँ, फिर कृषि गतिविधियाँ, यानी कि जब अवैज्ञानिक तरीके से जो कृषि कार्य किया जाता है उसके वजह से भी आर्द्र भूमियों को नुकसान पहुंचता है, वनों के हाथ से, प्रदूषण से, और मछली पालन जब बहुत अधिक मात्रा में होने लग जाए तो उससे भी आर्द्र भूमि को नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के द्वारा भी आर्द्र भूमि को नुकसान पहुंचता है। और अगर हम बात करें कि रामसर कन्वेंशन को भारत के द्वारा कब बनाया गया, तो रामसर कन्वेंशन को भारत के द्वारा सन 1982 में अपनाया गया, इस पर हस्ताक्षर करके। इसके बाद जो नेक्स्ट कन्वेंशन है वो है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो ध्यान दीजिएगा, 2 स्टॉकहोम कन्वेंशन है, तो जिसकी हम बात कर रहे हैं ये 2001 में हुआ और एक अन्य है जो 1975 में हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं वर्ष 2001 वाले की। तो ये जो समझौता है स्टॉकहोम कन्वेंशन या स्टॉकहोम अभिसमय, ये स्टॉकहोम या स्वीडन में वर्ष 2001 में हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया गया था और वर्ष 2004 में ये समझौता प्रभावी हुआ। और ये जो स्टॉकहोम समझौता है ये मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों यानी कि पॉप्स, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से बचाने के लिए किया गया एक संधि है। और ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसमें हुआ ये है कि 1 दर्जन जो खराब रसायन हैं उनमें से 9 पर प्रतिबंध लगाया गया है। और डीडीटी जो है उसका उपयोग सिर्फ मलेरिया तक सीमित करने के लिए, और डायोक्सिन और फ्यूरेन जो उप उत्पाद हैं उनको
उनके उत्पादन पर नियंत्रण लगाने के लिए ये कन्वेंशन किया गया है। और भारत स्टॉकहोम कन्वेंशन का सदस्य 2006 में बना। और जो ये 1 दर्जन खराब रसायन हैं उनमें 8 कीटनाशक हैं, 2 औद्योगिक रसायन हैं और 2 उप उत्पाद हैं। तो 8 कीटनाशकों में शामिल हैं एल्ड्रिन, क्लोर्डेन, डीडीटी, ड्राइड्रिन, एड्रिन, हेप्टाक्लोर, मिरैक्स और टॉक्सेफिन। और औद्योगिक रसायन की बात कर लें तो इसमें शामिल है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल और हेक्साक्लोरोबेंजीन। और उप उत्पाद की बात करें तो इसमें शामिल हैं डाइऑक्सिन और फ्यूरेन। इसके अलावा जो नेक्स्ट कन्वेंशन है वो है साइट्स यानी कि CITES, जो कि वर्ष 1973 में अपनाया गया था और 1 जुलाई 1975 को ये प्रभाव में आया और भारत इसका सदस्य 18 अक्टूबर 1976 को बना। तो साइट्स की बात कर लें, साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। तो इसका ये जो साइट्स है इसका उद्देश्य ये है कि वन्य जीव और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनका अस्तित्व संकट में ना आए इसकी व्यवस्था करना। इसके अलावा साइट्स का जो सचिवालय है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और ये जो कन्वेंशन किया गया तो इस कन्वेंशन में 3 परिशिष्ट रखी गई हैं, यानी 3 सूचियाँ रखी गई हैं जिनमें विभिन्न प्राणियों को सूचीबद्ध किया गया है। अगर हम बात कर लें परिशिष्ट 1 की तो परिशिष्ट में ऐसी प्रजातियां सूचीबद्ध की गई हैं जो कि वन्य जीवों एवं पौधों में सबसे अधिक संकटापन्न हों। एग्जाम्पल की बात कर लें तो गोरिल्ला और समुद्री कछुआ। और इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, इसके लिए इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है। और इसमें जो वैज्ञानिक अनुसंधान करना है उसको छोड़कर, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान के अलावा अन्य कार्यों के लिए इनका व्यापार प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन अगर वैज्ञानिक अनुसंधान करना हो तो इनका व्यापार या फिर एक जगह से दूसरी जगह इनको भेजा जा सकता है। और साइट्स में ही जो परिशिष्ट दूसरा है तो जो परिशिष्ट 2 है उसमें ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन ऐसी आशंका है कि यदि इन प्रजातियों के व्यापार को सख्त तरीके से नियमित या नियंत्रित नहीं किया गया तो ये लुप्त प्राय की श्रेणी में आ सकते हैं। और जो तीसरी सूची है, जो तीसरी परिशिष्ट है, तो उन प्रजातियों की सूची है जिनको किसी भी देश के अनुरोध पर शामिल किया जाता है जिसका कि व्यापार कोई देश पहले से ही विनियमित कर रहा हो। और जो परिशिष्ट 3 है तो जो पर्टिकुलर देश जिसके लिए रिक्वेस्ट करता है उसी के रिक्वेस्ट पर इसको परिशिष्ट 3 से हटाया जा सकता है। जबकि परिशिष्ट 1 और 2 की बात कर लें तो परिशिष्ट 1 और 2 में जो प्रजातियां जीव और जंतुओं की शामिल हैं उनको जब सभी पार्टियां आपस में बैठती हैं तभी जाकर उनको कम या मतलब उनकी संख्या घटाई या बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कन्वेंशन है उसकी बात कर लें तो वो है CBD, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यानी कि जैव विविधता पर अभिसमय। तो यह अभिसमय जो हुआ, ये कन्वेंशन हुआ, ये रियो समिट या पृथ्वी समिट से संबंधित है। पृथ्वी समिट में इसको अपनाया गया था वर्ष 1992 में। और ये पृथ्वी सम्मेलन में 3 समझौता हुआ था, उसमें ये एक CBD भी शामिल है। और ये जो CBD है पहला व्यापक वैश्विक समझौता है जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा CBD में 26 दिसंबर 1993 से प्रभावी हो गया था। और ये इसमें विश्व के 196 देश पक्षकार के रूप में शामिल हैं, जिसमें से 168 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है और भारत भी इसका एक सदस्य है। और CBD के तहत 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है
कि जैव विविधता का संरक्षण किया जाए, दूसरा है जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग किया जाए, और तीसरा है आनुवांशिक संसाधनों के उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान भागीदारी किसी भी राष्ट्र को प्रदान करना। और 2010 में एक नागोया प्रोटोकॉल हुआ था, तो CBD उसका मूल संधि है। तो ये आगे आप ध्यान रखिएगा जब हम नागोया प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे तो। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बोन कन्वेंशन, जो कि 1979 में संपन्न हुआ और 1 नवंबर 1983 से प्रभाव में आया। इसे CMS या कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज भी कहा जाता है। और इसमें यह है कि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर आधारित सम्मेलन या अभिसमय। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य क्या हुआ है कि अपनी सीमाओं में प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लें कि भारत में कोई भी जो बाहरी कोई भी अगर पक्षी ही आता है तो उसका संरक्षण भारत के द्वारा किया जाएगा, ऐसा इसका उद्देश्य है। और ये एक अंतर सरकारी संधि है जो कि वैश्विक स्तर पर वन्य जीवन और निवास के संरक्षण के साथ जुड़े संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में संपन्न हुआ था 1979 में। और यह सम्मेलन जर्मनी के बान शहर में हुआ था और वहीं हस्ताक्षर भी किया गया था। इसको इसीलिए बान सम्मेलन कहा जाता है। इसका अन्य नाम है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है। और नेक्स्ट है वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन जो कि 1985 में अपनाया गया और ये 22 सितंबर 1988 से प्रभाव में आया। और वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण के लिए सबसे पहला समझौता है। इसके बाद आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो वियना कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो वियना कन्वेंशन ओजोन परत की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए ढांचे का कार्य करता है। यानी कि वियना कन्वेंशन में बताया गया था कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो इस संधि में कुछ बातें छूट गई थी, इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो बात छूट गई थी वियना कन्वेंशन में उसको पूरा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि वर्ष 1987 में हस्ताक्षर किया गया 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किया गया और 1 जनवरी 1989 यानी कि 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभाव में आया। और ये जो प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ओजोन परत को जो छीण करने वाले पदार्थ हैं उनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और इसका उद्देश्य ये था कि जो ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत को कमज़ोर करते हैं उनको चरणबद्ध तरीके से उनका उत्पादन खत्म किया जाए। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है ओजोन परत को वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था और इसका मुख्य उद्देश्य था क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को प्रतिबंधित और चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करना। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है क्योटो प्रोटोकॉल जो कि वर्ष 1997 में जापान में अपनाया गया और ये 16 फरवरी 2005 से प्रभाव में आया। और यह प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित था, क्योटो प्रोटोकॉल। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये प्रोटोकॉल UNFCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी एवं उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के प्रति जितने भी इसके पक्षकार देश हैं उनको प्रतिबद्ध करता है। यानी कानूनी रूप से बाध्यकारी है थोड़ी सी। और भारत के द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल का वर्ष 2002 में इसका अनुसमर्थन किया गया क्योटो प्रोटोकॉल का। और USA या अमेरिका कभी भी क्योटो प्रोटोकॉल का सदस्य नहीं रहा। अब चूँकि
क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित प्रोटोकॉल है, यानी कि उसके उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। इसके लिए हमेशा अमेरिका के द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल का विरोध किया जाता रहा। और अगर हम बात कर लें कि GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन शामिल है, तो लगभग 6 को मुख्य शामिल किया गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, और सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्रीन हाउस गैस के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है UNFCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो वर्ष 1992 में रियो सम्मेलन में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया गया, और 21 मार्च 1994 से UNFCC प्रभावी हुआ और 197 देशों के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। और इसके अलावा ये जो वर्ष 2015 का पेरिस समझौता हुआ और वर्ष 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल है, उन सभी की ये मूल संधि है। अब हम बात कर लें कि UNFCCC के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य था कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना, जिससे कि एक समय सीमा के भीतर जो खतरनाक नतीजे हैं उनको रोका जा सके और पारिस्थितिक तंत्र को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित करके सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ये UNFCCC का लक्ष्य है। और नेक्स्ट है बेसल कन्वेंशन। तो बेसल एक कन्वेंशन बैंक से भी रिलेटेड है, और यहाँ पे चूँकि बेसल कन्वेंशन की बात हो रही है जो कि वर्ष 1989 में संपन्न हुआ था। सॉरी, रियो समिट बचा है, रियो समिट को देख लें, जो कि वर्ष 1992 में हुआ था। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन हुआ था वर्ष 1992 में, जिसे कि अर्थ समिट या पृथ्वी समिट भी कहा जाता है, और ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। इसके लिए इसको रियो समिट कहा जाता है। और इसमें एजेंडा 21 को पारित किया गया था, यानी कि 21वीं सदी का पृथ्वी कैसा रहेगा, ये पारित किया गया था इसमें। और इसी सम्मेलन में UNFCCC का निर्माण हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो वो है UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन, जो कि वर्ष 1994 में हस्ताक्षर किया गया था, और यह 26 दिसंबर 1996 को प्रभाव में आया। और हर वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का जब रियो समिट हुआ था पर्यावरण एवं विकास पर, तो उसमें UNFCCC के साथ साथ UNCCD और CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी तैयार हुआ था। तो उसमें ये एक UNCCD भी है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसके अलावा ये जो समझौता है ये पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, और इसमें मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए और सूखा की समस्या को कम करने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है बेसल कन्वेंशन, जो कि वर्ष 1989 में हस्ताक्षरित किया गया और 5 मई 1992 से प्रभाव में आया। और ये जो बेसल कन्वेंशन है ये संधि खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और उन पदार्थों के निपटारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यानी कि कोई भी खतरनाक रसायन या कुछ ऐसा खतरनाक जो उत्पाद है
वो एक देश से दूसरे देश में बिना पूर्व सहमति के नहीं भेजा जा सकता। इसके लिए ये कन्वेंशन लाया गया था। और इस संधि का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य ये है कि मनुष्य के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को घातक अपशिष्टों के बुरे प्रभावों से बचाना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जो कि वर्ष 2000 में अपनाया गया और वर्ष 2003 में ये लागू हुआ। तो ये जो प्रोटोकॉल है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि सीबीडी का एक पूरक समझौता है। और ये प्रोटोकॉल क्या है कि आधुनिक तरीके से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करना। अब आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के द्वारा जो भी संभावित खतरे उत्पन्न हो सकते हैं उनसे निपटने का व्यवस्था कार्टाजेना प्रोटोकॉल में की गई है। और ये 2003 से प्रभाव में आया। नेक्स्ट है यूएन रेड यानी कि यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती। तो इसे 2008 में हस्ताक्षरित किया गया। और ये जो कार्यक्रम है यूएन रेड संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि विकासशील देशों में संयुक्त राष्ट्र सहयोग प्रदान करती है ताकि निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती किया जा सके। और इस कार्यक्रम को यानी कि यूएन रेड कार्यक्रम को खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की निर्धारित भूमिका और तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर बनाया गया है। और यूएन रेड के तहत वन उत्सर्जन को कम करने और वन कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए तथा वनों एवं जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख ज्ञान एवं सलाहकारी साझेदारी है यूएन रेड। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नागोया प्रोटोकॉल, जो कि वर्ष 2010 में बना। और 12 अक्टूबर 2014 से यह प्रोटोकॉल प्रभाव में आया। और ये जो प्रोटोकॉल है नागोया प्रोटोकॉल, ये सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और अधिक कारगर बनाता है। और ये प्रोटोकॉल जो है आनुवांशिक संसाधनों पर लागू होता है जो कि सीबीडी के द्वारा कवर किए जाते हैं। तो इसमें ये होना है कि जो आनुवांशिक संसाधन है उनके उपयोग से जो लाभ होंगे उनको निष्पक्ष और समान बंटवारा किया जाएगा। और एबीएस इसी का एक देन है नागोया प्रोटोकॉल की तरफ से कि एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मीनामाता कन्वेंशन, जो कि वर्ष 2013 में अपनाया गया और वर्ष 2017 से ये प्रभाव में आया। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा पारे का इस्तेमाल खत्म करने के लिए जापान के कुमामोटे के मीनामाता में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 10 अक्टूबर 2013 को किया गया था। और इस सम्मेलन में 140 देशों ने भाग लिया। और ये जो पारे के ऊपर जो मीनामाता सम्मेलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पारा और पारा के अन्य यौगिकों के उत्सर्जन से होने वाले नुकसान से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा करना। तो मीनामाता कन्वेंशन पारा से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों से रक्षा करना है। और अगर हम बात करें कि मीनामाता कन्वेंशन को मीनामाता में ही क्यों किया गया पारे से संबंधित, तो इसका वजह ये है क्योंकि इसी स्थान पर लगभग 10,000 से अधिक लोग इस जहरीली धातु के चपेट में तब आ गए थे जब एक स्थानीय फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी में, जिसमें कि पारा मिक्स था, उसकी वजह जब वो तालाब में जाके मिला तो लोग उस मछली को खाए और घोंगे, तो जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली गई थी। इसीलिए इस जगह को चुना गया मीनामाता कन्वेंशन के लिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रॉटरडम कन्वेंशन, जो कि 1998 में अपनाया गया और 14 फरवरी 2004 को लागू हुआ। और भारत इसका 24 मई 2006 को सदस्य बना।
और ये जो कन्वेंशन है रॉटरडैम कन्वेंशन, ये रॉटरडैम में 10 सितंबर 1998 को कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेनिपोटेंटरीज द्वारा अपनाया गया था। और ये जो कन्वेंशन है रॉटरडैम कन्वेंशन, इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को संभावित नुकसान से बचाने के लिए खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे खतरनाक रसायन की बात की जा रही है, जबकि बेसल कन्वेंशन में खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की बात की गई थी। तो ये चीज़ थोड़ी अलग है। तो रॉटरडैम कन्वेंशन में जो खतरनाक रसायन हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पक्षकार राष्ट्रों के बीच साझा जिम्मेदारी और सहकारी प्रयास को बढ़ावा देना है। यानी कि रॉटरडैम कन्वेंशन में जो देश हस्ताक्षर किए हुए हैं वो ये तय कर सकते हैं कि संधि में सूचीबद्ध रसायनों के आयात की अनुमति दी जाए या उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये तय कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, तो यहीं तक है दोस्तों। तो ये था कि अब तक पर्यावरण संरक्षण पर हुए कुछ प्रमुख अभिसमय कन्वेंशन या सम्मेलन के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।